सर नमस्कार। अभी जो मौजूदा अभी कुछ दिन पहले एक एजेंसी की रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया कि 40% से ज़्यादा मौजूदा संसद के अंदर जो सांसद लोग हैं राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अंदर मिला के, उसमें से 40% से ज़्यादा के ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं और कई के ऊपर तो बहुत गंभीर आरोप लगे हुए हैं, हत्या और रेप वगैरह के भी आरोप लगे हुए हैं और उसका कोई समाधान होता दिखता नहीं है। कि आपको मतलब ये जनता से पूछते हैं कि इसका क्या समाधान है राजनीति के अपराधीकरण के ऊपर। जो ये मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा, सभी तमाम पार्टियों के लिए कई तो जनता दल यूनाइटेड के 14 में से 13 सांसद ही आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं उन पे, और कई तो जेल में ही जीत जाते हैं। तो ये हमारे पास जाने माने वक्ता और बुद्धिजीवी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, आपका नाम सर? कार्तिकेय। तो कार्तिकेय सर, एक मुझे ये बात बताइए कि अभी जो राजनीति का अपराधीकरण के ऊपर जो ये पूरा सिनेरियो है कि देश कब सिस्टम बदलेगा, इसके अंदर अपराधी लोग ही जब संसद में बैठे होंगे तो ये क्या सुधार कर पाएंगे, देश बेहतर हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अगर अपराधी संसद में बैठेंगे तो अपराध के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। आपको पता होगा बिहार में जब लालू प्रसाद यादव थे, वहाँ पे व्यापारी ढंग से काम नहीं कर पाता था। क्यों नहीं काम कर पाता था? क्योंकि वहाँ सिंडिकेट काम करता था। क्या सिंडिकेट काम करता था? कि अगर कोई व्यापारी महीने के 1,000 करोड़ रुपए कमा रहा है तो उसको हफ्ता देना पड़ता था। इसी वजह से सारे के सारे जो वहाँ के व्यापारी थे पलायन करके कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए, कोई मुंबई चले गए, कोई लोग पटना में जाके एक जगह स्टेबल हो गए। उसी प्रकार से अगर आप साउथ की बात करें, साउथ में ममता बनर्जी की यहाँ पर इतना बड़ा सिंडिकेट चलता है कि अगर किसी को मकान बनाना है ना, कौन किसके यहाँ पे? ममता बनर्जी की यहाँ पर ईस्ट ममता बनर्जी की यहाँ पर वहाँ पे अगर किसी को मकान बनाना है ना, तो मकान बनाने से पहले कुछ पैसा वहाँ के गुंडों को देना पड़ेगा जो नेताओं के द्वारा पाले गए हैं। आप समझ रहे हैं ना? ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है। इस पे बीजेपी ने बहुत हद तक इस पे काबू पा लिया है। इस प्रकार की गतिविधियां बहुत ज्यादा चल रही हैं। और देखिए हमारा जो यूपी था, यूपी में कितने गुंडों को शहद दी गई थी क्योंकि वो किसके कनेक्शन में काम कर रहे थे? राजनीतिक पार्टियों में। मैं किसी एक के बारे में बिल्कुल आज बात नहीं बोलूंगा, सभी के बारे में बोलूंगा। लेकिन सर जो एनसीआर के जो डाटा है, नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा, उसमें नंबर 1 पे यूपी है अपराध के अंदर आज भी। महिलाओं के खिलाफ अपराध में भी नंबर 1 है और टोटल अपराध के अंदर भी नंबर 1 है, और दूसरे पे बिहार है टोटल अपराध में यूपी के बाद। और इसमें जो महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 पे यूपी है, दूसरे नंबर पर राजस्थान है। कांग्रेस उसमें अपराध बहुत सारे होते हैं। आपने महिलाओं के खिलाफ बोला ना, मैं सिर्फ सांसदों की बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल, वो टोटल अपराध की बात नहीं कर रहा मैं। अभी हम इस पे आते हैं कि जो मौजूदा संसद के अंदर जो सांसद हैं सभी पार्टियों के मिला के, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, तमाम पार्टियों के 40% से ज्यादा सांसदों पे आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। उसको आप कैसे देखते हैं, कैसे सुधार आएगा जब संसद में यही लोग बैठे होंगे? संज्ञान लेना चाहिए। अगर बीजेपी कौन लेगा सर संज्ञान कौन लेगा? देखिए जो सत्ता में है उसी संज्ञान लेना पड़ेगा। तो सब मैं बता रहा हूँ ना सर, टोटल और सभी पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, 40% से ज्यादा तो बाकी नहीं लेंगे। जब अपराधी लोग बैठे हैं तो कैसे वो जब सत्ता में होगा उसी को जब कानून बनाने वाले लोग ही जब बैठे हैं तो अंदर कैसे बनाएंगे? इसीलिए इसी वजह से आपको शायद पता है या नहीं पता, मुझे नहीं मालूम, अभी जो नए कानून में संशोधन किया गया इसी वजह से किया गया है कि जो न्यायिक प्रक्रिया रहेगी 3 साल के अंदर तक फैसला आ जाएगा। पहले 30 से 40 साल लगता था। अब सुनिए मेरी बात सुनिए, एक चीज और समझने की कोशिश कीजिए। सर इलेक्शन कमिश्नर का जो चुनाव की बात है, जहाँ पे उनमें से सीजीआई को हटाने की बात चल रही है कि सीजीआई को हटा दिया जाए, तो कहाँ से निष्पक्ष बात हो पाएगी? मुझे बताइए। कोई तो कानून की बात को रखने वाला होगा वहाँ पे, कौन रखेगा? उसको हटा दिया जा रहा है वहाँ पर। हाँ, सीजीआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस, हाँ सीजीआई, तो सीजीआई को ही हटा दिया जा रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही हटा दिया जा रहा है उसमें से। जब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो चुनने की जो प्रक्रिया है उससे हटा दिया जा रहा है। उसमें अब पहले प्रधानमंत्री, अपोजिशन लीडर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और अब उसको हटा के प्रधानमंत्री, अपोजिशन लीडर और प्रधानमंत्री का कोई कैबिनेट उनके रिकमेंडेशन पे उनका कैबिनेट कोई बंदा होगा। तो ये तमाम चीजें कैसे देखते हो कि आपको लगता है कि भ्रष्टाचार इससे खत्म हो पाएगा कभी जिंदगी में, या अपराध खत्म हो पाएगा? हम अपराधीकरण की बात कर रहे हैं, राजनीति के अपराधीकरण खत्म करने के लिए सरकार को नहीं, हम लोगों की आगे राजनीति के अपराधीकरण की बात कर रहा हूँ मैं, तो क्या कभी खत्म होगा? अपराध की जो आप बात कर रहे हैं, क्या जनता को राइट टू रिजेक्ट अ कैंडिडेट देना चाहिए, जिससे जनता का सशक्तिकरण हो, कि जिससे जनता के पावर आ जाए, और जब वो वोट डालने जाए तो अपराधियों का, कैंडिडेट का पूरा डाटा जनता के सामने होना चाहिए, उसकी मर्जी है कि वो चुने या ना चुने। अगर जनता नहीं, वो नोटो नहीं है सर, नोटो राइट टू रिजेक्ट नहीं है। नोटो का मतलब है वोट नहीं देना चाहता, राइट टू रिजेक्ट का मतलब है कैंडिडेट को नहीं देना चाहता। टिकट देने का अधिकार भी नहीं है। हाँ, तो वो वही गड़बड़ हो रही है पहले तमाम पार्टी। जी सर, टिकट देने का कोई अधिकार नहीं है। अगर सुनिए, अगर उस पर आपराधिक मामला साबित हो चुका है तो किसी भी कीमत के ऊपर उसको टिकट देने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोर्ट की संज्ञान में भी तब भी नहीं देना चाहिए उसको। सर अपराधिक जो मुकदमा जो अगर आप बोल रहे हो कि साबित हो चुका है, साबित होने नहीं देते, वो गाँव को खरीद लेते हैं, वो जुडिशियल को अफेक्ट करते हैं, जजेस को गोली मार दी जाती है। देखिए सर, तो फिर कैसे होगा इन्वेस्टिगेशन? सुनने में क्या कहना चाहिए? जी सर, इससे पहले जो हमारा सिस्टम था वो अंग्रेजों का बनाया सिस्टम था। अभी नया आने वाले इसके क्या लूप होल्स रहेंगे हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये भारत देश है। भारत देश में हम लोग जो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी है वो भी हमारा अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है। अभी इससे अपडेट होने में समय लगेगा। मुझे ये नहीं लगता कि इस बीमारी को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? तब इतनी नाउम्मीदी के साथ अगर बोल रहे हैं तो फिर कभी होगी भी नहीं खत्म। मैं पता क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि जब तक हम लोग खुद कॉमन मैन इसके ऊपर आवाज नहीं उठाएगा
तब तक नहीं हो सकता। कॉमन मैन तो आपको लगता है कि कॉमन मैन के पास पावर होनी चाहिए, वो जब तक जन आंदोलन नहीं करेगी ये सिस्टम नहीं बदलेगा? सही कहा आपने, जब तक हम लोग बाहर निकल के नहीं आएंगे ये नेता तो भैया ऐसे ही काम करते रहेंगे। जन आंदोलन करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ फैसले ले सकते हैं। नेता पे आपने कुछ छोड़ दिया तो जो 60-65 साल जो होता रहा है वो फिर दोबारा से रिपीट होगा। तो राइट टू रिजेक्ट कैंडिडेट जो अपराधी उसको मिलना चाहिए। अग्री करता हूँ मैं, तो सीजीआई का कहीं रोल हो सकता था उसके अंदर, उनको तो हटाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के उसमें चुनाव से। आपको सही बोलो, इसके बारे में थोड़ा सा संज्ञान मेरे पास नहीं है तो मैं आपको कुछ डिटेल में बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपकी बात से एडमिट करता हूँ कि जनता को इसमें अधिकार होना चाहिए कि भैया अगर ये अपराधी है, इसमें कोई मामला है तो इसको हमें रिजेक्ट करने का पूरा अधिकार हो। पहली बात तो उसको उसमें आना ही नहीं चाहिए लिस्ट के अंदर, उसको चीजें मिलनी नहीं चाहिए। राइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। नमस्कार जी सर, आपका नाम सर? योगेश। सर योगेश जी, मुझे अभी मैं इस पे चर्चा चल रही थी कि जो राजनीति का जो अपराधीकरण है उसके ऊपर जो रिसेंट अभी एक सर्वे आया है, उस सर्वे के अंदर ये कहा गया कि जो मौजूदा जो संसद है उसके अंदर तमाम सांसदों के अंदर 40% से ज़्यादा जो सांसद हैं वो आपराधिक बैकग्राउंड के हैं, उनके ऊपर अपराध चल रहे हैं, कहीं पे तो संगीन अपराध चल रहे हैं, रेप और मर्डर जैसे भी चल रहे हैं, और कहीं पे तो सैकड़ों अपराध हैं और कई जेल से ही जीत जाते हैं। तो इसके ऊपर आपकी क्या विचार है? देखिए, आप राजनीति से अपराधीकरण आज का नहीं है। जब से देश में हमारे में 1947 तो 1952 से जब से चुनाव हुए हैं तब से अपराधी ही चुनाव जीतते आए हैं, और उसके लिए सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे देश की जो साक्षरता है, पढ़ा लिखा समाज वो बहुत मैटर करता है। हमारे आपका कहने का मतलब है कि तमाम पार्टियों में जो नेता जो है पढ़े लिखे नहीं है? जी, देखिए, पढ़ा लिखा होना और एक समझदार होना दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो देश चलाने के लिए, किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए एक समझदार इंसान की आवश्यकता होती है।